गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स पार्ट सेकंड में कार्नोट साइकिल। तो ऊष्मा के अधिकांश अंश को कार्य में परिवर्तित करने के लिए कार्नोट ने चक्रीय प्रक्रम का वर्णन किया, जिसे ही हम कार्नोट साइकिल कहते हैं। तो इसे समझने के लिए जो हम एक गैसीय सिस्टम लेते हैं और हम मानते हैं कि एक भारहीन और घर्षणहीन पिस्टन युक्त सिलेंडर में 1 मोल आदर्श गैस भरी हुई है। ठीक है। और यह एक काल्पनिक ऊष्मा इंजन है जो कि 2 ऊष्मा भंडार के बीच में कार्य करता है। एक का ताप T2 है जो कि सोर्स के रूप में कार्य करता है, और दूसरे का ताप जो है T1 है जो कि सिंक का कार्य करता है। यहाँ पर हम मानते हैं कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1, यानी कि ऐसा ऊष्मा भंडार जिसका ताप ज़्यादा है वो स्रोत का कार्य करता है, और ऐसा ऊष्मा भंडार यानी कि रिजर्वोयर जिसका टेम्परेचर कम है वो सिंक का कार्य करता है। ठीक है। यानी कि वह तंत्र ऊष्मा भंडार अथवा ऊष्मा कुंड कहलाता है जिसका ताप तंत्र के प्रत्येक भाग में क्या हो, समान हो। यानी कि हम बोलेंगे कि जो ऊष्मा भंडार जो है उसमें पूरे के पूरे ऊष्मा भंडार में टेम्परेचर जो है वो एक समान होना चाहिए। तो इस तंत्र से कुछ ऊष्मा लेने अथवा ऊष्मा देने पर उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। यानी कि यदि ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ली जाती है तो वो स्रोत का कार्य करता है, यदि ऊष्मा भंडार को ऊष्मा दी जाती है तो सिंक का कार्य करता है। ठीक है। अब देखो ऊष्मा भंडार क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसके पूरे भाग में यानी कि सभी भागों में टेम्परेचर एक जैसा रहता है। अब ऐसा ऊष्मा भंडार जिससे कि हम ऊष्मा लेते हैं या जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो सोर्स का काम करता है, और ऐसा ऊष्मा भंडार जिसको ऊष्मा दी जाती है यानी कि जिसका टेम्परेचर कम हो वो सिंक का काम करता है। अब कार्नोट का जो संपूर्ण चक्र है वो 4 पदों में पूर्ण होता है, और इसे हम निम्न चित्र में दर्शाते हैं। तो पहला पद है यहाँ पे आपके समतापी प्रसार, आइसोथर्मल एक्सपांशन। दूसरा है एडियाबैटिक एक्सपांशन। तीसरा पद है आपके यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन, और चौथा पद है यहाँ पे आपके जो है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पद 1 यानी कि स्टेप फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपांशन की। तो तंत्र को T2 ताप वाले सोर्स के संपर्क में रखा जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ऊष्मा Q2 का अवशोषण किया जाएगा तंत्र के द्वारा, और गैस का जो है समतापी उत्क्रमणीय रूप से प्रसार होगा, जिससे जो है गैस का आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाएगा। ठीक है। अब चूँकि हम जानते हैं प्रसार समतापी है, और समतापी प्रसार में जो है डेल्टा E बराबर क्या होता है, 0। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा E बराबर Q प्लस W, लेकिन समतापी प्रसार में डेल्टा E बराबर क्या हो गया, 0, यानी कि Q बराबर माइनस W। ठीक है। यानी कि संपूर्ण जो ऊष्मा अवशोषित हुई है स्रोत से तंत्र ने जो ऊष्मा अवशोषित की है Q2 वो पूरी की पूरी आपके यहाँ पे कार्य में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि Q2 बराबर माइनस W1। अब हम जानते हैं कि वर्क जो है वो क्या होता है, W बराबर RT ln V2 बाय V1, और यह ऋणात्मक चिन्ह जो है वो क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे समतापी प्रसार हो रहा है, गैस स्वयं कार्य कर रही है, तो यहाँ पर जो है वर्क का मान नेगेटिव में आएगा, यानी कि W1 कार्य किया जा रहा है यहाँ पर, तो W1 की वैल्यू है माइनस RT2 ln V2 बाय V1। ठीक है। पूरे समतापी प्रसार में जो है गैस का टेम्परेचर बिंदु A से लेकर के बिंदु B तक एक सा बना हुआ है T2। ठीक है। अब है रुद्धोष्म प्रसार। अब रुद्धोष्म कंडीशन हम जानते हैं, यानी कि सिस्टम के द्वारा न तो हीट का एब्जॉर्प्शन होगा और न ही हीट का जो है रिलैक्सेशन होगा, यानी कि ना तो हीट एब्जॉर्ब करेगा और न ही हीट को जो है रिलीज़ करेगा आपके सिस्टम। ठीक है। अब यानी कि रुद्धोष्म जो प्रसार है उसमें क्या होगा, गैस का उत्क्रमणीय रूप से रुद्धोष्म अवस्था में जो है जब प्रसार किया जाएगा तो आयतन जो है वो V2 से V3 हो जाएगा। ठीक है। अब रुद्धोष्म अवस्था है यानी कि Q बराबर क्या हो गया, 0, यानी कि हम बोलेंगे कि जो टेम्परेचर है
वो T1 तक घट गया। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के अनुसार हम जानते हैं डेल्टा ई बराबर Q प्लस W2, ठीक है। यानी कि जो रुद्धोष्म अवस्था में प्रसार कार्य किया जाएगा वो है W2 और यहाँ Q बराबर क्या है 0, यानी कि डेल्टा ई बराबर W2, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कि स्थिर आयतन पर जो ऊष्माधारिता है उसका मान है डेल ई अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं डेल्टा ई बराबर सी वी ब्रैकेट में जो है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और यहाँ फाइनल टेम्परेचर T1 है और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो T2 है, ठीक है। यानी कि W2 बराबर हो गया आपके यहाँ पे सी वी ब्रैकेट में T1 माइनस T2, ठीक है। अब है आपके तीसरा स्टेप आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो जो तीसरा स्टेप है उसमें गैस का जब आइसोथर्मल कंप्रेशन किया जाएगा तो जो गैस का आयतन जो है वो V3 से V4 तक हो जाएगा, यानी कि कंप्रेशन में आयतन घट जाएगा। अब हम जानते हैं कि प्रोसेस जो है वो आपके रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल है, तो हम जानते हैं कि डेल्टा ई क्या होगा 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार 0 बराबर Q1 प्लस W3, यहाँ W3 जो है तीसरे स्टेप में किया गया कंप्रेशन कार्य है, यानी कि Q1 बराबर माइनस W3, ठीक है। तो यानी इसका मान हो जाएगा यहाँ पे आपके माइनस RT1 ln V4 अपॉन V3। अब आपके चौथा जो स्टेप है वो है आपके रुद्धोष्म संपीड़न। तो जो फाइनल स्टेप है उसमें गैस को रुद्धोष्म अवस्था में उत्क्रमणीय रूप से आयतन V4 से जो है इनिशियल आयतन V1, यानी कि जो आपके मूल अवस्था थी, यानी कि बिंदु D से बिंदु A तक जब संपीड़ित किया जाता है तो इस संपीड़न में ताप जो है वो T1 से बढ़कर वापस क्या हो गया T2 हो गया। अब हम जानते हैं कि रुद्धोष्म अवस्था में Q बराबर 0, यानी कि डेल्टा ई बराबर क्या हो गया W4। तो यानी कि डेल्टा ई बराबर W4 बराबर सी वी ब्रैकेट में फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर T2 है और इनिशियल टेम्परेचर T1 है। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W4 बराबर माइनस सी वी ब्रैकेट में T1 माइनस T2, ठीक है। यानी कि जो है पूरे प्रक्रम में किया गया कार्य प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन चारों स्टेप में किए गए कार्य को जोड़ लेंगे, यानी कि हम कह देंगे कि संपूर्ण चक्र में जो किया गया कार्य है वो प्रत्येक पद में किए गए कार्यों का योग होगा, यानी कि W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। सभी जो है W1 W2 और W3 और W4 का मान रखेंगे तो यहाँ पर आपके जो है कार्य का मान निकल के आएगा माइनस RT2 ln V2 बाई V1 माइनस RT1 ln V4 अपॉन V3। अब हम जानते हैं कि V2 और जो V3 है वो है आपके प्रथम रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है, और V4 और V1 जो है वो आपके द्वितीय रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि T2 V2 की पावर गामा -1 बराबर T1 V3 गामा -1, ठीक है। यानी जो प्रथम रुद्धोष्म वक्र वाले हैं वो एक साथ रख लिए, और जो द्वितीय रुद्धोष्म वक्र वाली टर्म्स है वॉल्यूम की वो एक साथ आ जाएगी। T2 V1 की पावर गामा -1 बराबर T1 V4 की पावर गामा -1, ठीक है। तो यानी इन दोनों समीकरणों से क्या निकल के आया रिलेशन V2 अपॉन V1 बराबर V3 अपॉन V4। तो ये जो मान है V2 अपॉन V1 का वो हम ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे, तो W का जो मान निकल के आएगा वो आएगा आपके माइनस R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 जो है ln ब्रैकेट में V2 बाय V1, ठीक है। तो यदि संपूर्ण चक्र में जो अवशोषित ऊष्मा का मान Q हो तो Q बराबर क्या हो गया Q1 प्लस Q2। अब हम जानते हैं कि Q2 बराबर क्या है RT2 ln V2 बाई V1, और Q1 है यहाँ पे RT1 ln V4 अपॉन V3, ठीक है। यानी कि टोटल जो ऊष्मा अवशोषित ऊष्मा का मान है वो हो जाएगा Q बराबर RT2 ln V2 बाई V1 प्लस RT1 ln V4 अपॉन V3।
अब हम जानते हैं कि V3/V4 बराबर क्या हो जाएगा, V2/V1। तो Q का मान यहाँ पे रखेंगे तो RT2 ln V2/V1 माइनस RT1 ln V2/V1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर V4/V3 है तो हमने इसको उल्टा कर लिया V3/V4, ठीक है। तो आगे माइनस का चिन्ह आ गया आपके, यानी कि Q बराबर क्या आ गया, R ब्रैकेट में T2 - T1 ln V2/V1। यहाँ पर ln V2/V1 जो है आपके कॉमन आ गया। अब है इस प्रकार समीकरण 10 और 11 से क्या स्पष्ट है कि चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा E बराबर क्या होता है, 0। यानी कि सिस्टम के आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो क्या है, 0, और Q बराबर क्या है, -W। तो उच्च ताप T2 पर जो अवशोषित ऊष्मा Q2 तथा किए गए शुद्ध कार्य में संबंध जो है वो निम्न समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है। W जो है वो है यहाँ पर चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य और उसका मान है -R ब्रैकेट में T2 - T1 ln V2/V1, और Q2 का मान है RT2 ln V2/V1। यानी कि हम कह सकते हैं कि W बराबर -Q2 T2 - T1/T2। और ये कैसे प्राप्त हुआ, W बराबर -Q2 गुणा T2 - T1/T2 कैसे प्राप्त हुआ। ये जो है आपके ऊपर वाली जो इक्वेशन है W बराबर -R ब्रैकेट में T2 - T1 ln V2/V1, यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस वाली समीकरण को T2 से गुणा भी कर देंगे और T2 से भाग भी दे देंगे, ठीक है। जब हम इस इक्वेशन को T2 से गुणा भी करेंगे और T2 से भाग भी देंगे तो आपके समीकरण हो जाएगी W बराबर -R T2 - T1 गुणा T2/T2 ln V2/V1, जिसमें से हम देखेंगे कि RT2 ln V2/V1 को हम रख देंगे Q2। तो समीकरण क्या निकल के आ गई, 12, W बराबर -Q2 ब्रैकेट में T2 - T1/T2। अब हम देखेंगे कि अगर T2 - T1/T2 जो है वो यदि 1 से कम है, यानी कि W का मान जो है वो Q2 से कम प्राप्त हुआ है। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो अवशोषित ऊष्मा थी Q2 वो ज़्यादा है, यानी कि उससे तुल्य मात्रा में कार्य प्राप्त नहीं हुआ, कुछ मात्रा में हीट लॉस हो गया। जैसा कि जो है समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में ऊष्मा का जो अवशोषण हुआ था Q2, जब जो है समतापी संपीड़न किया गया, जब Q1 ऊष्मा उत्सर्जित हुई, तो ये जो Q1 ऊष्मा उत्सर्जित हुई वो भी अवशोषित ऊष्मा Q2 से कम थी। इसका मतलब कि सारी की सारी जो ऊष्मा अवशोषित हुई वो कार्य में परिवर्तित नहीं हुई, ठीक है। यानी कि क्या स्पष्ट हुआ कि उच्च ताप पर जो अवशोषित ऊष्मा का कुछ भाग ये कार्य में रूपांतरित हुआ और जो शेष भाग है वो पारिपार्श्विक यानी कि सिंक जो कि निम्न ताप पर है उसको दे दिया गया, यानी कि सिंक में चला गया, ठीक है। यानी कि उच्च ताप वाले ऊष्मा भंडार जिसे हम बोलते हैं, स्रोत से जो ऊष्मा का अवशोषण किया गया था समतापी उत्क्रमणीय प्रसार कार्य में करने के लिए, वो समतापी उत्क्रमणीय प्रसार कार्य जो किया गया ऊष्मा का अवशोषण करने से वो तुल्य मात्रा में कार्य प्राप्त नहीं हुआ। कुछ ऊष्मा का जो भाग है वो सिंक को, या जिसे हम बोलते हैं कि पारिपार्श्विक जिसका ताप निम्न है, उसको दे दिया गया, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई भी मशीन आज तक नहीं बनी है जो कि 100% अवशोषित ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित कर दे, ठीक है। अब है आपके ऊष्मा इंजन की दक्षता। तो किसी ऊष्मा इंजन में अवशोषित ऊष्मा का वह भाग जो कि तुल्य मात्रा के कार्य में रूपांतरित होता है, इसे ही हम इंजन की दक्षता कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कहते हैं। अब जैसा पहले बता चुके हैं कि हीट इंजन क्या होता है, वो यांत्रिक विधि जो कि ऊष्मा को कार्य में बदले उसे अपन हीट इंजन कहते हैं। और किसी भी ऊष्मा इंजन में जो अवशोषित ऊष्मा का वो भाग जो कि तुल्य मात्रा के कार्य में रूपांतरित हो जाए उसे अपन इंजन की दक्षता कहेंगे। तो
तो गणितीय रूप में हम कहेंगे कि इंजन की जो दक्षता है वो किए गए कार्य एवं उच्च ताप के ऊष्मा भंडार से अवशोषित ऊष्मा का अनुपात है। यानी कि नीटा जो है वो इंजन की दक्षता हो तो हम नीटा को बोलेंगे, गणितीय रूप इसका क्या है, नीटा बराबर W/Q2, जहाँ W जो है वो सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य है और Q2 जो है वो स्रोत से अवशोषित की गई ऊष्मा है सिस्टम के द्वारा। यानी कि समीकरण 12 का उपयोग करके हम लिखेंगे कि नीटा बराबर क्या हो गया, W/Q2, यानी कि T2 - T1/T2। ठीक है, और ये कैसे आया, जो है जो आपके समीकरण 12 दी हुई है उसमें हम Q2 का भाग देंगे तो आपके ये जो है इक्वेशन 14 निकल के आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब है आपके समीकरण 14 से क्या स्पष्ट हुआ कि किसी इंजन की दक्षता केवल स्रोत और सिंक के तापों पर निर्भर करती है, जिनके बीच ये इंजन कार्य करता है, कार्यकारी पदार्थ पर यह निर्भर नहीं करती। यानी कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। अब जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि T2 - T1/T2 का मान यदि 1 से कम है, ठीक है, यानी कि इंजन की दक्षता भी हमेशा 1 यानी कि 100% से कम होगी। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं है जो कि अवशोषित ऊष्मा को 100% कार्य में बदल दे। इनके तंत्र द्वारा अवशोषित शुद्ध ऊष्मा का मान Q है, जो कि Q2 - Q1 के बराबर है। यानी कि तंत्र द्वारा अवशोषित शुद्ध ऊष्मा का मान Q का मतलब क्या है कि Q2 तो ऊष्मा उसके द्वारा अवशोषित की गई और Q1 क्या हुई, रिलीज। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही कार्य में बदला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार जो है Q2 ऊष्मा अवशोषित हुई और Q1 जो है रिलीज़ हुई। उत्क्रमणीय समतापी संपीड़न के दौरान Q1 ऊष्मा रिलीज़ हुई, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कार्य में बदला। ठीक है, तो समीकरण 14 को हम लिख सकते हैं कि नीटा बराबर Q2 - Q1/Q2, क्योंकि नीटा बराबर क्या है, W/Q2 है, या हम लिख सकते हैं T2 - T1/T2। तो उपरोक्त समीकरण प्राप्त करने में यह माना कि संपूर्ण चक्र में प्रत्येक पद उत्क्रमणीय अवस्था में किया गया है, ताकि हमें जो कार्य प्राप्त हो रहा है वो मैक्सिमम कार्य प्राप्त हो। लेकिन वास्तव में क्या है कि प्रायोगिक रूप से उत्क्रमणीय अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती है। यानी कि इंजन की जो वास्तविक दक्षता है वो जो समीकरण 16 में दक्षता बताई गई है उससे भी कम होती है। यानी कि क्या कंक्लूजन निकला कि ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी भी यूनिटी नहीं हो सकती है। या हम कह सकते हैं कि क्या कंक्लूजन निकल के आया कि Q1/Q2 बराबर T1/T2। ओके।